हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। टीचिंग एंड लर्निंग जो बीएड पार्ट 1 का कोर्स है, और इस कोर्स में टीचिंग एंड लर्निंग के कोर्स में हम लोग यूनिट 3 के मोटिवेशन पार्ट को देख रहे थे। मोटिवेशन पार्ट जो है उसमें जब हम देखें कि मोटिवेशन किस तरह से स्टूडेंट को किया जाए, या एक टीचर के लिए मोटिवेशन क्यों ज़रूरत है। मोटिवेशन अगर हम स्टूडेंट को कर रहे हैं या मोटिवेशन स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो टीचर के लिए सबसे पहला ये बात जानने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट क्या चाहता है और स्टूडेंट की रुचि, इंटरेस्ट, कैपेसिटी क्या है, और स्टूडेंट को किस प्रकार से हम मोटिवेट करें। ये सब जान कर के ही स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे उद्दीपन दिया जाता है कि वो कुछ करने या पढ़ने के प्रति उत्साहित हो जाए, उसको जानने के प्रति वो इच्छुक हो जाए। इस बात को टीचर कोशिश करता है, और इस प्रक्रिया को ही स्टूडेंट को मोटिवेशन देना कहते हैं। जब टीचर मोटिवेशन देता है या देने की कोशिश करता है, तो वो उसके बालक के दो व्यवहार को जानने की कोशिश करता है कि बालक के अंदर की इच्छा या उसकी आंतरिक शक्ति क्या है, और तब उसके आंतरिक शक्ति को देख करके वो बालक को सिखाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। दूसरी बात कि बालक को किस बात को वो जानने की इच्छा नहीं रखता है, और इसके लिए वो बाहरी रूप से वो मोटिवेशन देता है, जिसको हम बाह्य मोटिवेशन कह सकते हैं। अगर हम देखें तो मोटिवेशन इस तरह से दो प्रकार के व्यवहारों में है। इन्नेट मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको कहेंगे बाह्य प्रेरणा। इन दोनों को दे करके, इस दोनों प्रकार के शक्ति को दे करके टीचर पढ़ाने की कोशिश करता है। आंतरिक प्रेरणा तब होता है जब शिक्षक ये जान जाए कि स्टूडेंट जो है वो चाहता क्या है, सीखना क्या चाहता है, उसकी अंदर की शक्ति क्या है, आंतरिक इच्छा क्या है, या जन्मजात शक्ति क्या है, और इसको देख कर के ही वो पढ़ाने की कोशिश करता है, और उसमें शिक्षक सफल होता है। वो मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, और उसमें टीचर सफल होता है। दूसरी बात जो कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो स्टूडेंट के लिए बाहरी प्रेरणा के रूप में काम करता है। और ये बाहरी प्रेरणा के समय में जो टीचर काम करता है, उसके लिए जब शिक्षक उसे किसी रूप में बाहर से, या फिर कह सकते हैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि बाहरी रूप से प्रशंसा करके, उससे उत्तेजित करके, कोई वस्तु दिखा करके, चाहे वो पढ़ाई के संबंध में हो, चित्र के संबंध में हो, वो दिखा करके उसको उस काम को करने के लिए प्रेरणा देता है, तो इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या बाह्य प्रेरणा कहते हैं। जब इस तरह की प्रेरणा के काम को शिक्षक करता है, तो इस बात पे वो ध्यान देता है कि वो प्रेरणा किस प्रकार से दे, और इसके लिए वो प्रेरणा के स्रोत पे जाता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन पे जाता है, जो कि 3 तरह के सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, और तीसरा है प्रणोदन, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो आवश्यकता है, जब भी मोटिव्स या किसी के अंदर प्रेरणा आती है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो तब आती है जब उसके अंदर उस कार्य को करने की आवश्यकता हो। जब तक बच्चे में उस काम को करने के लिए आवश्यकता नहीं होगी, वो आवश्यक नहीं लगेगा उसको काम करने के लिए, तब तक वो उस काम को नहीं करेगा।
अगर उस काम को वो करना चाहेगा तो ही वो काम कर सकता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं वही एक मनुष्य को व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करता है। अगर मनुष्य के प्राथमिक आवश्यकताएं या डेली रूटीन की जो ज़रूरत है उसको देखें तो वो भोजन, पानी, हवा, ये सारी बातें उसमें आती हैं जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। इसके लिए मनुष्य जो है वो हमेशा काम करता रहता है, वो हमेशा इसके लिए क्रियाशील रहता है कि किस तरह से वो अपना काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करे, और इसके लिए वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है। और अगर किसी कारण से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो क्या करता है कि वो आवश्यकता को पूरा नहीं करने के चलते वो बहुत ही तनाव में आ जाता है, और उसका संतुलन, एक तरह से देखें तो हम संतुलन बिगड़ने लगता है। शारीरिक संतुलन बिगड़ने लगता है, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, उसे तनाव हो जाता है, और इसी तनाव के कारण से उस आवश्यकता को फुलफिलमेंट करने के लिए, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो अनेक काम करता है। अनेक काम करने के लिए वो बहुत सारे क्रियाकलाप को करता है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक वो काम करता रहता है। यहाँ पे इस बात से स्पष्ट रूप में प्रदर्शित होता है कि यहाँ पे जो आवश्यकता है तब तक है जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। यहाँ पे बहुत बार जो आवश्यकताएं हैं, अगर टीचर का एक्टिविटी देखें या काम देखें तो ये आवश्यकताएं हैं केवल स्टूडेंट के आवश्यकताओं को पूरा कर देने भर नहीं है, बल्कि उसमें एक भौतिक, फिजिकली और सामाजिक वातावरण का उसके स्टूडेंट के चारों ओर बना देना होता है, जिससे कि उसका इच्छा और उसके अंदर आगे भी चल करके उस आवश्यकता बना रहे, वो आवश्यकता बना रहे और वो काम कर सके। जैसे कि अगर हम देखेंगे इसको, हम कंटिन्यू रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से वो आवश्यकता उसके अंदर बना रहे। तो मान लीजिए कि जिस प्रकार से अगर एक टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाने के बाद अगर उसके अंदर अगर उसके अंदर वो उस काम के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा नहीं दे, अगर वो पढ़ा रहा है और कुछ समय तक ही, जब तक टीचर लगा रहे और कुछ समय तक ही स्टूडेंट पढ़ना चाहे, और टीचर के छोड़ देने के बाद, पढ़ाने की प्रेरणा देने की कार्य के छोड़ देने के बाद अगर स्टूडेंट पढ़ना छोड़ दे तो ये इस तरह का कोशिश नाकामयाब है टीचर के लिए। तो शिक्षक को एक प्रयास करना चाहिए कि ये जो शुरुआत काम का किया है एक टीचर, वो आगे भी लगातार के लिए बना हुआ रहे। अगर इस आवश्यकता को देखें तो हमारे पास या एक मनुष्य के पास बहुत सारी आवश्यकताएं रहती हैं, जिसमें बहुत सारे विद्वान के अनुसार से ये आवश्यकता को क्लासिफाई किया गया है। अगर हम देखें तो मैस्लो के अनुसार से दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम आदर की आवश्यकता, आत्मविश्वास का आवश्यकता, सौंदर्य का आवश्यकता, ये सारी बातें आती हैं। अगर हम इसमें देखें कि ये जो आवश्यकताएं हैं मुख्य रूप से शारीरिक आवश्यकता और एक्वायर्ड आवश्यकता ही हमारे सामने आती है, और ये इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं कि जिसके जुगाड़ में एक मनुष्य का जिंदगी निर्भर रहता है, और ये डिपेंड करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में, किस जगह एक मनुष्य रहता है, और जिस इन्वायरमेंट का वो मनुष्य रहता है उसी अनुसार से वो काम करता है। दूसरी बात आती है आवश्यकता के सोर्स में चालक या ड्राइव्स। जब प्राणी की या एक मनुष्य की आवश्यकता बनी रहती है तो वो तब बनी रहती है जब उसके अंदर कोई ड्राइव्स हो या चालक हो।
अगर हम चालक को देखें तो अगर मान लिया जाए एक मनुष्य को भूख लग रही है, एक व्यक्ति को भूख लग रहा है, तो उसे खाना चाहिए। भूख खाना क्यों चाहिए? क्योंकि वो उसकी आवश्यकता है, एक मनुष्य का आवश्यकता है वो भोजन। और उस आवश्यकता को जगाया कौन या उस आवश्यकता को चलाया कौन? तो हम देखेंगे भूख उस आवश्यकता को चलाया है, भूख उस आवश्यकता को चलाया है। तो यहाँ पे जो भूख को हम देखेंगे, भूख का जो टर्म है उसको देखेंगे, तो वो हमें चालक के रूप में रह आएगा। अगर ये चालक, भूख नाम का चालक, या फिर कह सकते हैं ये आवश्यकता को पैदा करने वाला चीज़ भूख नहीं रहता, तो कोई भी व्यक्ति भोजन के लिए तत्पर नहीं रहता। तो यहाँ पे इसी प्रकार से टीचर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मनुष्य के अंदर या बालक के अंदर उस चालक को पैदा करे, ताकि वो बालक अपनी आवश्यकता को की पूर्ति के लिए उस चालक के अनुसार से चले। तीसरी बात आती है प्रणोदन या इंसेंटिव्स। जब मनुष्य के पास कोई चालक रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर आवश्यकता है और आवश्यकता की पूर्ति के लिए चालक उसका काम कर रहा है, और ये दोनों चीज़ सामने आ जाते हैं। मान लिया जाए एक मनुष्य को भूख लग रहा है और भूख जो चालक है उसके लिए, और वो भोजन चाहता है और उसके सामने भोजन आ जाता है, तो वो मनुष्य भोजन करके तृप्त हो जाता है। ये जो तृप्ति या संतोष का भाव उसके सामने भोजन करने के बाद आ रहा है, इसी प्रक्रिया को इंसेंटिव्स या प्रणोदन कहा जा रहा है। इंसेंटिव्स या प्रणोदन कहा जा रहा है। यहाँ पे जो हम देखेंगे कि आवश्यकता, चालक और प्रणोदन, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों बातें जो हैं, वो एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसके कारण से ये काम चल रहा होता है। ये एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि अगर किसी मनुष्य के पास आवश्यकता नहीं होगी तो वो चालक उसके सामने नहीं होगा, और वो चालक उस आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाएगा। और उस पूर्ति के अनुसार से ही या फिर कह सकते हैं कि उसको पूर्ति करने के बाद या एक मनुष्य को जो संतोष आएगा, तृप्ति होगा कि वो काम या भोजन मिलने के बाद भोजन की इच्छा खत्म हो जाना या तृप्ति का एहसास होना, ये उस प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। और ये हम देखेंगे कि हर आवश्यकता के साथ में ये दोनों बात, ड्राइव्स और इंसेंटिव्स, जुड़ी हुई रहती हैं। अब हम आते हैं प्रेरक के लिए, जो प्रेरणा के लिए उत्पादित होता है या मोटिवेशन के लिए उत्पादित होता है। प्रेरक या मोटिव्स। प्रेरक या प्रेरणा देने वाली या प्राणी के लिए किसी काम को उत्तेजना पैदा करने वाला जो शक्ति होता है, स्टिमुलस को इंक्रीज करने वाला, रिलीज करने वाला जो शक्ति होता है, उसको प्रेरक कहते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो है प्रेरक को साइकोलॉजिकल टर्म्स मानते हैं। प्रेरक जो है व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करता है और उसको क्रियाशील बनाता है। लक्ष्य प्राप्ति की ओर जो व्यक्ति को गतिशील बनाने के लिए प्रेरक का बहुत ही योगदान रहता है। प्रेरक को हम इस तरह से देख सकते हैं कि प्रेरक जो है वो शक्तियाँ हैं जो हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है और व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती हैं। ऐसा ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन्स कहते हैं कि प्रेरक वे शक्तियाँ हैं जो हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है और हमारे व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती हैं। Arising from our needs, motives are the energies which give direction and purpose to behavior. अब अगर हम लोग साइकोलॉजिस्ट गेट्स को देखेंगे तो वो कहते हैं प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार
कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। मोटिव्स आर कंडीशंस साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट डिस्पोज इट टू एक्ट इन सर्टन वेज। यहाँ पे ये जो दोनों परिभाषाएं हैं जो मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं, उससे ये अगर हम देखें तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रेरक जो है वो क्रिया को उत्पन्न करने के उद्देश्य की प्राप्ति की ओर क्रिया को गतिशील बनाता है। जब हम ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन्स के बारे में देख रहे हैं तो प्रेरक, वो कहते हैं कि प्रेरक हमारे पास वो शक्तियाँ हैं जो हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होकर हमारे व्यवहार को दशाएं और उद्देश्य प्रदान करती हैं। मोटिव्स एक ऐसा हमारे पास हथियार है या फिर औजार है या पावर है या कह सकते हैं शक्ति है, हमारी आवश्यकताएं से उत्पन्न होती है, चाहे वो भूख है चाहे या कोई भी और काम है, वो वहाँ से उत्पन्न होती है और उस काम को करने के लिए दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। अगर इस सेंटेंस को हम लोग भूख जैसी आवश्यकता या कह सकते हैं भोजन जैसी आवश्यकता में चलती है, तो भोजन अगर हमारे पास आवश्यकता है तो हम प्रेरक के लिए ड्राइव हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं। भूख के लिए भोजन की आवश्यकता भूख से उत्पन्न होती है और उस भूख को मिटाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग भोजन बनाते हैं, बहुत सारे लोग पैदावार करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी वस्तुओं का बिजनेस करते हैं, बेचते हैं और जिसके कारण वो अपनी पेट की आग को बुझा पाते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो भूख की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता है, वो भूख नामक चीज़ से चालक बन करके मोटिव्स उत्पन्न करते हैं और बहुत सारे क्रियाकलापों को करने का काम करते हैं। गेट्स भी उसी प्रकार से कह रहे हैं कि प्रेरक जो है प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। निश्चित विधि मतलब अगर हम कोई प्रेरक या मोटिव्स किसी इंसान के सामने है जो उसकी आवश्यकता से उत्पन्न हुई है, वो देखा जाए तो उसके लिए वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील हो जाता है, काम करने लगता है और बहुत सारे निश्चित कार्यों को करता है और उसके लिए उस काम को करने के लिए शुरू से अंत तक उत्तेजित रहता है। और अगर हम देखें जनरल लाइफ टाइम में तो प्रेरक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान में देखें तो प्रेरक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान होता है और जिसमें कि अनेक मनोवैज्ञानिक प्रेरक को ग्रहण करके और उसका अध्ययन करके और उसका वर्गीकरण करके उसको समझने का या उसको कह सकते हैं उसको देखने का प्रयास किया है। अगर हम इसको देखें तो इस पे इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो प्रेरक हमारे पास है उसको क्लासिफाई करने के लिए ए.के. थॉमसन, मैस्लो और थॉमस ये सारे लोग इसमें बहुत सारे काम किए हैं। ए.के. थॉमस के अनुसार से दो तरह के प्रेरक हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। मैस्लो के अनुसार से दो तरह के प्रेरक हैं, जन्मजात और अर्जित। थॉमस के अनुसार से 4 तरह के प्रेरक हैं, सुरक्षा, प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठा और न्यू एक्सपीरियंस, नवीन अनुभव। अगर मूल रूप से देखें तो हम इसको 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है जन्मजात प्रेरक, इननेट मोटिव्स। जन्मजात प्रेरक वो सारे प्रेरक हैं जो जन्म से ही एक मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं और उसी में मनुष्य का जीवन निर्भर रहता है। और अगर हम इसको देखें तो जैविक प्रेरक, शारीरिक प्रेरक या फिर प्राथमिक प्रेरक भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, प्रेम, क्रोध,
ये सारे जन्मजात प्रेरक हैं जो एक मनुष्य को जन्म से ही मिलते हैं, और इस जन्मजात प्रेरक में व्यक्ति का पूरा जीवन हमेशा के लिए एक्टिव बना रहता है। दूसरा है अर्जित प्रेरक, एक्वायर्ड मोटिव्स। जो प्रेरक जन्मजात नहीं होकर के किसी व्यक्ति द्वारा वातावरण में संपर्क में आकर के सीख जाता है, वैसे प्रेरक को जन्मजात प्रेरक कहते हैं। जैसे आदत, रुचि, सामुदायिकता और अर्जित प्रेरक, ये सारे प्रेरक कहलाते हैं। अगर हम देखें तो सामाजिक और व्यक्तिगत प्रेरक को सभी अर्जित प्रेरक के अंतर्गत रख सकते हैं। सामाजिक प्रेरक और व्यक्तिगत प्रेरक को अर्जित प्रेरक के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी व्यक्ति द्वारा ही सीखा जाता है। तीसरा है व्यक्तिगत प्रेरक। बहुत सारे वातावरण में रहने के बाद जब मनुष्य किसी कारण से व्यक्तियों के साथ में संपर्क में आता है, तो वहाँ व्यक्तिगत प्रेरक काम में आता है। अगर हम देखें तो जो स्थिति है हमारे सामने, अगर जैसे इंसान के अंदर कोई इच्छा शक्ति है, जीवन का कोई लक्ष्य है, कुछ भी मनोवृत्ति है, ये सारे मनुष्य के अंदर व्यक्तिगत प्रेरक में आते हैं। चौथा है सामाजिक प्रेरक, सोशल मोटिव्स। मनुष्य अगर हम देखें तो मनुष्य एक सामाजिक प्रेरक प्राणी है, और इसलिए समाज में रह करके सामाजिक आवश्यकताओं के कारण मनुष्य के अंदर सामाजिक प्रेरक पैदा होते हैं, और इसको करने के लिए उसके अंदर प्रतिष्ठा, सुरक्षा, सामूहिकता, संग्रहता, प्रभुत्व आदि ये सारी बातें सामाजिक प्रेरक में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो मोटिव्स है उसकी विशेषताएं क्या हैं। प्रेरित व्यवहार की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। अगर हम प्रेरणा को देखें तो प्रेरणा के द्वारा जो व्यवहार किस प्रकार से गतिशील होता है, इस प्रकार के व्यवहार की क्या विशेषताएं होते हैं। अध्यापक को उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर से परिचित होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी भी प्रेरणा को देने के बाद किसी मनुष्य के अंदर किस तरह के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और उसके लिए वो किस तरह से एक्टिवेट हो जाता है, और इस व्यवहार को करने का कारण क्या है, या कह सकते हैं उसकी विशेषता क्या है। तो ये सारे प्रश्न एक टीचर को आना चाहिए, एक टीचर को समझ में आना चाहिए, और उन सारे प्रश्नों के उत्तरों से एक टीचर को समझ भी होना चाहिए, परिचित भी होना चाहिए। प्रेरित व्यवहार का जो विशेषता होता है उसको देख करके हम ये जान सकते हैं कि बालक सीखने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर हम प्रेरित व्यवहार की विशेषताओं को देखें तो वो इस प्रकार से है। पहला है उत्सुकता, एनग्रेसिस। बालक जब कोई भी नया पाठ या नया क्रिया को सीखता है तो टीचर जो है उसको सिखाने के लिए बालक को प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है, और प्रेरणा के लिए बहुत सारे साधनों का उपयोग करता है। और जब ये उपयोग करता है, इन साधनों का उपयोग करता है, तो बालक में उस काम को करने के लिए एक नई उत्सुकता या इच्छा प्रकट होती है, और इस उत्सुकता के प्रदर्शन के लिए अध्यापक, अगर हम कहें तो अगर इस उत्सुकता का प्रदर्शन अध्यापक के लिए एक संकेत के समान है, जो बालक को नए काम को करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरणा करता है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में देखें तो टीचर जब स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करता है तो सिखाने के समय में वो बहुत सारे टीचिंग एड या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अगर वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिखा रहा है तो बॉल लेके आएगा, फल लेके आएगा, कोई भारी चीज़ लेके आएगा और उसको नीचे गिरा गिरा के दिखाएगा,
तो यहाँ पे जब वो इस तरह से काम करेगा तो वो बालक को उस वस्तु से सीखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा देखने में आएगा। यहाँ पे जब अनेक साधन का प्रयोग एक टीचर करता है, प्रेरणा के अनेक साधन का प्रयोग एक टीचर करता है, तो बच्चे में नए क्रिया के प्रति उत्सुकता या इच्छा प्रकट हो जाती है, या इच्छा जाहिर हो जाती है, इच्छा जग जाता है और वो उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाता है, या प्रेरणा उसकी अच्छी हो जाती है। अगर उत्सुकता का प्रदर्शन यहाँ पे अगर टीचर स्टूडेंट नहीं दिखाएगा तो टीचर को समझ में नहीं आएगा कि वो जो पढ़ा रहा है उसके लिए स्टूडेंट इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। अगर बहुत सारे टेक्निक से पढ़ा रहा है टीचर और बच्चा खुश है और सिखाने वाली बात को बहुत जल्दी से समझ जा रहा है, जान जा रहा है, तो ये सही है। ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक जरिया है जान जाने का शिक्षक के लिए कि स्टूडेंट पढ़ाने वाली बात को या सिखाने वाली बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख ले रहा है। दूसरा है शक्ति संचालन, एनर्जी मोबिलाइजेशन। यहाँ पे जब प्रेरणा की बात आती है तो स्टूडेंट को कोई भी नए काम को करने के लिए, नए काम को पूरा करने के लिए उसमें बाहर से या फिर कह सकते हैं अलग से शक्ति का ज़रूरत पड़ता है, या बाहरी शक्ति का देने का या एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर बालक को इस प्रकार से फोर्स करके, बाहरी शक्ति से फोर्स करके उसे मोटिवेट किया जाता है तो बालक या स्टूडेंट बहुत ही देरी तक उस काम को करने के लिए लगा रहता है और उसको तब तक वो प्रयासरत रहता है जब तक वो उसको सीख नहीं जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो भी प्रेरित क्रिया है, मोटिवेटेड एक्टिविटी है, उसको काम करने के लिए बालक में अगर जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर के उसको काम को करने लगता है तो बच्चा उस समय, बालक जब उस काम को कर रहा होता है तो वो थकता नहीं है, जल्द नहीं थकता है, उसे बोरिंग वो काम नहीं लगता है और वो उस काम को लगातार तब तक करता रहता है जब तक कि वो उसको ख़त्म नहीं कर देता है। यहाँ पे प्रेरक के द्वारा जो शक्ति होती है या प्रेरक के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है, जब बच्चे की इच्छा के अनुसार से या उसको इस प्रकार से मोटिवेट कर दिया जाए कि वो बच्चा उस चीज़ के लिए लगा रहता है लगातार, तो वो शक्ति इतनी प्रबल होती है, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि बालक वो काम भी कर देते हैं जो हमें उससे आशा नहीं रहती है। प्रेरक से उत्पन्न जो शक्ति है बालक में या बच्चे में एक जोश पैदा कर देती है, एक जोश का संचार पैदा कर देती है। प्रेरणा के द्वारा जो संचालन होता है शक्ति के आधार पर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, अपना भारत जो है इस तरह के कहानियों से भरा पड़ा है जो कि ये बताता है कि जब किसी भी बच्चे को मोटिवेट कर दिया जाता है और तो उसमें वो शक्ति कार्य करती है जो कि वो जब तक बच्चा थक नहीं जाता या जब तक बच्चा उस काम को ख़त्म नहीं कर देता तब तक वो काम उसके लिए लगातार चलता रहता है। तो अध्यापक को यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि वो अपने उस काम को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कराता रहे। तीसरा चीज़ है कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन, या फिर कह सकते हैं ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे प्रेरणा के प्रभाव से बालक का जो ध्यान है नई क्रिया को सीखने में केंद्रित हो जाता है। बहुत बार शिक्षक ऐसा करते हैं कि बालकों में बहुत सारी नई नई बातों को या जिज्ञासु बातों को बालक के सामने एक्सटर्नल फोर्स के रूप में डालते हैं कि बालक उस चीज़ों को, उस बात को देख करके प्रभावित हो जाए और बच्चा जो है उस बात को
देख करके, सुन करके, प्रभावित होकर के उस बालक को उस बात को सीखने के लिए केंद्रित हो जाता है, या उसका ध्यान उस ओर चले जाता है। उसके ध्यान इस तरह से होने पे बालक के द्वारा इस क्रिया को पूरा करने से उसके जो कमी है, खामियां हैं, वो कमी खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। चौथी बात है, बच्चों में मोटिवेटेड बिहेवियर होने के कारण से उसमें रुचि का विकास हो जाता है, कंसंट्रेटेड अटेंशन का विकास हो जाता है। यहाँ पे जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा के प्रभाव से बालक का ध्यान जो है वो नई नई क्रियाओं को सीखने में केंद्रित हो जाता है, या फिर कह सकते हैं फोकस्ड हो जाता है। प्रेरणा के द्वारा जो बालक होता है, बच्चा होता है, वो नए नए ज्ञान को या क्रिया को उसके प्रति अनुकूल होकर के, उसके प्रति अपने आप को ढाल करके काम करता है, और इस तरह से उसमें इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। वो उस काम को करने के इच्छुक हो जाता है, और बच्चे में उस काम को करने की इच्छा जगने पे वो उस काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि किस तरह से उस काम को करे। ये तब होता है जब उसके सामने उसकी इच्छा के अनुकूल कोई काम आ जाए। पांचवी बात है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। बालक प्रेरणा के प्रभाव से बालक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा निरंतर कर सकते हैं, हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति से तनाव में कमी भी होता है। छठी बात यह है कि लक्ष्य प्राप्ति से तनाव में कमी हो जाती है। यहाँ पे जो बालक की आवश्यकता होती है वो बालक के अंदर, स्टूडेंट के अंदर तनाव को पैदा करते हैं, और ये तनाव बालक को उसके अपने लक्ष्य को की ओर आगे बढ़ने के लिए उसके मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं आँखों के अंदर के साथ तनाव पैदा कर देती है। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति में सफल होने के बाद उसका तनाव समाप्त हो जाता है और बालक संतोष का अनुभव करता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो बालक अगर मान लिया जाए किसी काम को करना चाह रहा है और बहुत उस काम को करने के लिए तत्पर है, तो वो उस काम को करने के लिए बिना बाधा, कोई भी बाधा उसके सामने आए, वो उसको काम को करने के लिए तत्पर रहता है। वो बाधा के साथ काम को करने के लिए इसलिए तत्पर रहता है क्योंकि उसके सामने तनाव आ जाता है कि वो उस काम को पूरा करे, और इस तनाव के कारण वो अपने काम को करने के लिए सफल हो जाता है, और सफल होने के बाद उसका तनाव जो है, उसका टेंशन जो है, उसकी जो चिंता है कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये सारी चिंता उसके अंदर से खत्म हो जाती है, और इस तरह से बालक संतोष का अनुभव करता है। ये सारी विशेषताएं जो हैं वो उसका ज्ञान एक टीचर को पढ़ाते समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। इन सारे कैरेक्टर को ध्यान में रख कर के जब शिक्षक पढ़ाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहता है एक टीचर के लिए, कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट को पढ़ा पाता है। अब प्रेरणा के लिए अध्यापक के पास जो महत्व रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अध्यापक के लिए प्रेरणा देने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर द टीचर्स। यहाँ पे जो एडुकेशन का मेन काम है वो बालक के जो उसके अपने व्यवहार हैं, उसके अपने अंदर जो हमें एक शिक्षक को उसके व्यवहार दिखते हैं, उसका विकास करना होता है। जो वांछित व्यवहार का विकास कुछ ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है, और उसको पूरा करने के लिए
जो भी डिज़ायर्ड वर्क रहते हैं उसके माध्यम से वो काम किए जाते हैं। यहाँ पे जो भी अध्यापक रहता है, टीचर रहते हैं, वो उस प्रेरणा को जागृत करके वो छात्रों के सामने, स्टूडेंट के सामने उस एजुकेशनल एम्स को, शैक्षिक उद्देश्यों को स्टूडेंट के सामने रख देता है और स्टूडेंट जो है उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षक जो है स्टूडेंट के सामने बहुत सारे कामों को करता है। यहाँ पे जो भी काम करता है वो केवल इसलिए करता है ताकि स्टूडेंट जो है वो शैक्षिक उद्देश्य को, जो टीचर उसके सामने एजुकेशनल एम्स रखा है, उस उद्देश्य को प्राप्त कर ले, उस उद्देश्य को पूरा कर ले और उसके प्राप्ति के लिए हमेशा प्रेरित रहता है ताकि वो उसको प्राप्त कर सके। प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला जो काम रहता है, प्राप्त करने के लिए जो काम रहता है वो छात्रों के वांछित व्यवहार में परिवर्तन हो सके, इसके लिए वो काम करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टीचर की सफलता बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से स्टूडेंट की योग्यता को जांच रहा है और स्टूडेंट को प्रभावशाली रूप में प्रेरित करने के लिए उसकी योग्यता के अनुसार से काम कर रहा है। अगर हम इसको सीधे तौर पे देखें तो हम कह सकते हैं कि अध्यापक की सफलता बहुत बार इस बात पे डिपेंड करती है कि छात्र को प्रभावशाली तरीके से प्रेरित करने की योग्यता एक टीचर पे होनी चाहिए, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट को प्रेरित कर सके या प्रेरणा दे सके। अधिगम की क्रिया में अगर हम देखें तो अगर सिखाने की प्रक्रिया जो चल रही है वो एक टीचर एक इंजीनियर के सामने है और वहाँ को पर टीचर जब एक इंजीनियर के समान काम कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये देखे कि स्टूडेंट किस तरह से वो काम कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि एक टीचर उसके लिए एक योजना बना ले कि किस तरह से वो अपना काम पूरी तरीके से अच्छे से कर रहा है। एक तरह से कहें तो शिक्षक को यहाँ पे एक इंजीनियर की भांति काम करना होगा। जैसे कि इंजीनियर किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले योजना या प्लानिंग बना लेता है कि वो अपने काम को किस तरह से करेगा, तो उस योजना के अनुसार से वो अपना काम करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ छात्र को जब स्टूडेंट को सीखने के लिए जो भी डिज़ायर्ड वर्क एक टीचर उसके सामने रखा है, एक उद्देश्य उसके सामने रखा है, तो छात्र को सीखने के लिए उद्देश्य की जो शक्ति होती है, उस उद्देश्य का जो डिमांड होता है, उसको पूरा करने के लिए प्रेरित करना होना होता है या प्रेरणा देना होता है। बहुत बार छात्र बहुत सारे कुछ निश्चित उद्देश्य बना के अपने दिमाग में रखते हैं और उसके अनुसार से वो स्कूल जाते हैं। बहुत बार बच्चे जो होते हैं उसके अंदर उत्तेजना बहुत कम होती है, जिसके कारण बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं कि उसके सामने कुछ उद्देश्य को रखा जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि छात्रों के सामने उद्देश्य नहीं रहने के कारण से, उद्देश्य का स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण से वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर सकता है। यहाँ पे छात्रों को बहुत बार बहुत ज़्यादा हेल्प करने का ज़रूरत होता है ताकि वो छात्र अपने लिए जो डिज़ायर्ड एम है, उद्देश्य है, उसको समझ सके और उसके अनुसार से अपने लिए काम कर सके। यहाँ जो प्रेरणा है वो उस प्रेरणा से संबंधित जितने भी कंपोनेंट है, तत्व हैं, उसमें उसको परिवर्तित होना चाहिए। अध्यापक को यहाँ पे प्रेरणा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मोटिवेशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और जितने भी प्रेरक उस संबंध से हैं, उस उद्देश्य से संबंधित जितने भी प्रेरक हैं,
उससे उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम इसको प्रेरक के संबंध को कहें, प्रेरक से संबंधित बातों को देखें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी प्रेरक स्टूडेंट के सामने हैं हम डाल रहे हैं, वहाँ पे टीचर जो है उस प्रेरक को क्यों डाल रहे हैं और कैसे डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए, अगर टीचर को कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है और वो सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, तो वो उसकी प्रकृति, नेचर और डिज़ायर को बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बताएगा और उसके अंदर ये जानकारी देगा कि ये जो सारी बातें हो रही हैं वो तुम्हारे लिए डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो तकनीक है उसके बारे उससे उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा और वो उसको बताएगा कि ये किस तरह से तुम्हारे लिए काम करेगा। यहाँ पे जो अध्यापक है, जो टीचर हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि जितने भी क्लासरूम के अंदर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन या स्थिति आ रही हैं, वो इसलिए आ रही है क्योंकि स्टूडेंट्स के जितने भी इन्नेट एबिलिटी या इन्नेट मोटिव्स हैं, उसका यहाँ पे कभी भी स्टूडेंट के सामने प्रयोग नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत बार जितने भी टीचर होते हैं वो क्लासरूम के अंदर अनेकों तरीक़ों से इस इन्नेट एबिलिटी को प्रयोग करते हैं, जैसे कि सामाजिक कार्य द्वारा, अर्जित प्रेरक द्वारा, एक्वायर्ड मोटिव्स के द्वारा उस जन्मजात प्रेरक को जागृत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो सामाजिक और व्यक्तिगत प्रेरक का जो उत्तम व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए उसका उपयोग करके सीखने के लिए वो प्रभावशाली बना सके और अपने व्यवहार में उसका वांछित परिवर्तन कर सके, इसके लिए शिक्षक तत्पर रहता है। यहाँ पे जो टीचर रहते हैं वो छात्रों की आवश्यकताओं को भी जानने की ज़रूरत रहती है टीचर को कि छात्र की क्या आवश्यकताएं हैं और उसके अनुसार से उसके मोटिव्स को बनानी पड़ती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो छात्रों की आवश्यकताएं हैं उसकी आवश्यकताओं को समझने के बाद ही टीचर को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और उसके अनुसार से, उसकी आवश्यकता के अनुसार से ही उसको ये बताने में सहायता करनी चाहिए कि आपकी आवश्यकता क्या है और आपको किस तरह से काम करना है। अगर स्टूडेंट छात्र की आवश्यकता जो है उसको हटा करके या उसको छोड़ करके या उसको उपेक्षा करके या उसको जानबूझ करके हटा करके अपना काम करना शुरू कर दे, तो बालकों का ऐसा व्यवहार हो जाता है जैसे कि वो टीचर का बात ही नहीं मानना चाह रहा हो, अपने अंदर ऐसे हठी धर्म को अपना लेता है जिससे कि वो काम ठीक ढंग से नहीं करना चाहता है। एक तरह से कहें अनुशासनहीनता के रूप में काम करने लगता है। अगर उसकी प्राकृतिक आवश्यकताओं और साथ ही साथ उसकी अर्जित आवश्यकताओं में दोनों में रुचि उत्पन्न कर दिया जाए, उसमें उसका इंटरेस्ट उत्पन्न कर दिया जाए, तो प्रेरक की शक्ति जो है वो गतिशील हो जाती है, जो उसके विचार और उसके इमोशन और उसके बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर, इमोशन और उसके थॉट्स को प्रभावित करते हैं। जब एक शिक्षक उसके आंतरिक और बाह्य अर्जित रुचि को देख लेता है, समझ लेता है और उसके अनुसार से काम कराता है। इसलिए बहुत बार टीचर को चाहिए कि छात्रों को ऊंचा जीवन या ऊंची परिस्थिति या ऊंचे जीवन लक्ष्य को दे और उसके अनुसार से अपना काम या इस टीचर का काम वो करने के लिए प्रोत्साहित करे, या फिर टीचर जो है वो स्टूडेंट के सामने एक ऐसा पीसफुल या प्लेजर वाला इन्वायरमेंट बनाए कि स्टूडेंट जो है बहुत ही खुशी खुशी अपने काम को करने लगे। अब जब बात आती है यहाँ पे कि टीचर किस तरह से बच्चों को प्रेरणा दे करके सिखाए, तो हमें
ये जानना होता है कि सीखने में और प्रेरणा देने में क्या अंतर है। लर्निंग एंड मोटिवेशन क्या है, अधिगम और प्रेरणा क्या है। अगर हम लर्निंग को देखें, सीखना को देखें, तो हम इसको देख सकते हैं कि सीखना एक प्रक्रिया है और जिसके द्वारा एक स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। सीखने के लिए शिक्षा में सीखने के प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी स्कूल में अनेक बालक आते हैं तो उनके अनुभव से और टीचर के अनुभव से बच्चे को बहुत बार बहुत कुछ सिखाया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे उन सारे एक्टिविटी में अपनी जिज्ञासा या तत्परता को नहीं प्रदर्शित करते हैं, या उनको इच्छा नहीं होता है कि वो उन सारी बातों को सीखें या देखें। ऐसी स्थिति में जो टीचर है वो उसको प्रेरणा देने की सहायता लेना पड़ता है। प्रेरणा से जो टीचर सिखाने की कोशिश करता है, वो सिखाने की क्रिया टीचर के लिए बहुत ही आरामदायक, सुव्यवस्थित, अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जो प्रेरक के द्वारा अध्यापक जो है, टीचर जो है, वो छात्रों को, स्टूडेंट्स को बहुत सारे नई नई कामों को करने के लिए रुचि पैदा करने में कामयाब हासिल हो जाता है और एक नए तरह के एटीट्यूड स्टूडेंट में डेवलप कर पाता है। यहाँ पे अगर हम लर्निंग को देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है प्रेरक के रूप में, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी अलग अलग बातों से इसको फुलफिल करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हम लोग क्रो एंड क्रो को देखेंगे तो वो 3 बिंदु को खास तौर पे लेकर के चले हैं, जो कि इस प्रकार है कि प्रेरक जो है सीखने वालों को अधिगम क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी बात है, प्रेरक व्यक्ति की उस क्रियाओं को चुनने में सहायता देते हैं जिसको करने में उसकी इच्छा होती है। तीसरी बात है, प्रेरक व्यवहार को निर्देशित करती हैं। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि प्रेरक सीखने वाले को अधिगम क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मोटिव्स इनकरेज his learning abilities। प्रारंभिक रूप में अगर हम देखें, जब स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल में जाता है तो स्टूडेंट जो है वो टीचर से प्रशंसा पाने के लिए बहुत सारे काम करता है, अच्छा काम करते हैं, और टीचर जो है वो उसको उस क्रिया को, उस काम को जो स्टूडेंट अपने टीचर को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, उस बात को ध्यान में रख करके टीचर स्टूडेंट को प्रेरित कर सकता है, मोटिव कर सकता है। यहाँ पे इस स्टेज में रखने वाले बहुत सारे विषय जो है, विषय वस्तु पे कमांड कर लेना पड़ता है, जिससे वो स्टूडेंट को कमांड कर सके। यहाँ पे विषय वस्तु पे ही केवल कमांड कर लेना बालक के लिए एक उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे बालक के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाना ही बहुत है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो अपनी आयु में, अपनी एज में डेवलप होने के साथ साथ सीखने में और उसको प्रेरक देने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं, जो कि बालक की व्यक्तिगत भलाई में सहायक होता है। जैसे कि अगर हम किसी बड़े बच्चे को, या जो कि बड़ा है, 16-17 साल का बच्चा है, किशोर बालक है, उसमें ध्यान देते हैं, अगर हम उसके एटीट्यूड पे, उसके क्रियाकलाप पे ध्यान देते हैं, जो कि हम उसके भविष्य को बनाना चाह रहे हैं, शिक्षक होने के नाते उसके भविष्य को बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उस
विषयों को हम उसको पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं जो उसके लिए आसान भी हो और उसके भविष्य में जीविकापार्जन करने के लिए उसके लिए सहायक हो। भारत में अधिकतर हम ये देख सकते हैं कि हम इंग्लिश पे बच्चे का ध्यान देते हैं कि अगर बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लेता है तो वो उसके लिए लाभदायक होगा, लेकिन क्या ये सहायक है? बहुत बार क्या ये सोचते हैं कि क्या इंग्लिश सीखना बच्चे के लिए सहायक है? अगर हम सीखने वाली दृष्टि से ये देखेंगे तो सीखने के समय जिस विषय में कोई भी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है, ऐसे विषय को सीखने के लिए बच्चा अपना समय और शक्ति नष्ट नहीं करता है और इसका प्रयोजन जो हम अगर उसे ज़बरदस्ती सिखा देते हैं तो उसके सीखने के बाद भी बच्चे में कोई भी संतुष्टि नहीं आती है। ऐसे धारणाओं से प्रेरक के द्वारा बच्चे को अधिगम को सरल बनाने का काम किया जा सकता है। अगर बच्चे की इच्छा या बच्चों के लिए उपयोगी वस्तु नहीं है उसके सीखने के लिए, उसको हटाने के अलावा वो वस्तु जो उसके सीखने के लिए ज़रूरी है उस काम को करें तो वो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद और प्रेरित बातें होती हैं। दूसरी बात है, प्रेरक व्यक्ति की उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की इच्छा होती है। मोटिव्स एक्ट एज सेलेक्टर ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटी इन विच द पर्सन डिजायर्स टू इंगेज। इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अलग अलग न्यूज़पेपर के लिए वो अपने लिए अपने पास अलग अलग थॉट भी रखते हैं। अगर कोई लड़का है, बड़ा लड़का है, अगर वो समाचार पत्र न्यूज़पेपर को डेली पढ़ता है तो वो अपने लिए उस समाचार पत्र में अपनी इच्छा के वस्तु को ढूंढ करके पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे कोई लड़का या कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट उसमें खेल कूद से संबंधित पृष्ठ को पढ़ता है, व्यापार से संबंधित पृष्ठ को पढ़ता है, कोई दूसरा अलग अलग चीज़ों को देख करके खुश होकर के पढ़ता है, कोई अलग चीज़ों को देख के खुश होता है। ये सारी विभिन्नताएं उसकी इच्छा के कारण होती है और उसकी इच्छा जो है उसके प्रेरक को जन्म देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय उसकी रुचि होती है उसके द्वारा जो इच्छा उत्पन्न होते हैं और उसके अनुसार से वो काम करता है। यहाँ पे प्रेरक केवल चुनाव को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि उस विधि को सेलेक्ट करने को भी प्रभावित करता है। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं घर पर पढ़ना पसंद करते हैं और बहुत बार हार्ड विषय को, कठिन विषय को पढ़ने के लिए वहाँ से काम करना स्टार्ट करते हैं और कुछ सरल विषय को पढ़ने के लिए अपने घर में कोशिश करते हैं। ये डिफरेंसेस तब होती है जब बच्चा अपने लिए अलग अलग टेक्निक से अपने कामों को अलग अलग तरीक़ों से करने का कोशिश करता है। तीसरी बात है, प्रेरक व्यवहार को निर्देशित करते हैं। मोटिव्स डायरेक्ट बिहेवियर। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरक व्यवहार को निर्देशक के रूप में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सीखने वाले लोग इस कार्य के प्रति इस कार्य के प्रति जागृत हो जाती है और वो उस काम को करने में सहायता देते हैं जो उस काम को करने के लिए सीखना चाहते हैं। यदि सीखने वाला क्रियाओं को ठीक प्रकार से समझता नहीं है या उसको सीखने के लिए उसका जो इच्छा होता है या उसका जो डिज़ायर्ड एक्टिविटी होता है वो स्पष्ट नहीं होता है तो वो उस काम को करने के बाद भी उसमें संतोष पैदा नहीं होता है।
यहाँ पे इस टर्म्स को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो भी सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रेरक या मोटिव्स के बिहेवियर से डायरेक्ट होती है, निर्देश होती है। और यहाँ पे जो जो प्रेरक व्यवहार होते हैं वो ही सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ सीखने वाले उस कार्य को सीखने के लिए जब तक अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता है और उस इच्छा को प्रकट नहीं करता है तो हम उस काम को सिखा भी नहीं सकते हैं। तो उस काम को सिखाने के लिए, इच्छा को जागृत करने के लिए टीचर को आवश्यक है कि वो उसको हेल्प करे कि वो उसको सीखे। यदि अगर सीखने वाला या बालक जिसको हम सिखा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में उसको सिखा रहे हैं, तो उस क्रिया को हम तब तक ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे, ठीक ढंग से हम उसको नहीं करा पाएंगे जब तक वो उसके सामने उस काम को करने का जो उद्देश्य बनाया गया है उस काम को वो नहीं करेगा। उस उद्देश्य को जब तक वो नहीं करेगा, उसके सामने नहीं होगा, तब तक वो उस काम को ठीक ढंग से नहीं करेगा। और उसकी इच्छा उस काम को करने के लिए जब जागृत हो जाएगी, इच्छुक हो जाएगा, तो वो उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाएगा। और उस काम को करने के बाद जो उसे सफलता मिलेगी उससे वो संतुष्ट होगा। अगर उसके पास काम का बोझ डाल दिया जाए कि ये आपके लिए काम है और इसको आपको करना है, तो इस काम को करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से टेक्निक दिखाने हैं, अलग अलग से काम करने हैं, और उसमें फिर भी उसको कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा है तो वो उस काम को नहीं करना चाहेगा और उस काम को करने से इनकार कर देगा। और इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को जाने, उसकी आवश्यकता को जाने, और उसके आवश्यकता को जानने के बाद उसके प्रेरक को जाने, प्रेरक के थिंग्स को जाने, जिसके कारण वो टीचर उस बच्चे को उन बातों को जान करके उसको मोटिव करने में, मोटिवेटेड देने में सहायता उत्पन्न करे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही जानेंगे। आगे की क्लास में और भी बातों को हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।